ये बताइएगा सर, व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग इन दिस बजट इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, क्योंकि बहुत उस पर जिक्र हो रहा है आजकल। ये बड़ा यूनिक बजट है जो 2 IMF प्रोग्राम्स के तहत बन रहा है। एक तो एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोग्राम है और दूसरा जो रेजिलिएंट सस्टेनेबिलिटी फंड है जो क्लाइमेट चेंज के लिए है, वो भी उस पर अमल दरामद जो है वो भी शुरू हो गया और उसकी पहली किस्त आने के लिए उस पर भी हुकूमत को कुछ इक़दाम जो हैं वो करने होंगे। और इन 2 प्रोग्रामों को साथ लेके चलने का मतलब ये होगा कि एक तरफ तो आपको जो डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस, क्लाइमेट चेंज पे जो स्पेंडिंग है, पानी जो है पानी को मोनेटाइज करना ताकि पानी को कंजर्व किया जा सके, जो कि इंडस वाटर ट्रीटी के कॉन्टेक्स्ट में जो इंडिया की एक आबी जारी है था उसके तनाज़र में और ज़रूरी हो गया। और कार्बन टैक्स, तो इस तरह की चीज़ें हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का जो है फ़रोग। और दूसरी तरफ जो आपका रेगुलर प्रोग्राम है उसमें कैपेसिटी पेमेंट चार्जेस का खात्मा और एनर्जी सर्कुलर डेट का खात्मा। तो कहीं पे ये भी लगता है कि दोनों प्रोग्राम्स जो हैं उनको अगर बैक वक्त होलिस्टिकली साथ लेके ना चला गया तो कहीं ये ना हो कि ये एक दूसरे के अहदाफ को कंट्राडिक्ट करना शुरू कर दें कि एक तरफ आपको रिन्यूएबल एनर्जी जो है उसमें इजाफा करना है, दूसरी तरफ आपको जो बिजली के बिलों की कीमतें बढ़ानी है ताकि एनर्जी सर्कुलर डेट जो है वो कम किया जा सके। और इसका लिंक जो है ये फिर डायरेक्टली टैक्सेस से है, रेवेन्यू से है कि अगर जैसा कि IMF ने बड़ा क्लियर इंडिकेशन दिया कि अगर कहीं पे भी कुछ रिलीफ देना है, खा वो बिजली के बिल हो, वो रिटेल सेक्टर हो, वो रियल स्टेट हो या सैलरीड क्लास हो, तो या तो उसके लिए रेवेन्यू को बढ़ाया जाए या फिर एक्सपेंडिचर कम किए जाएं। और एक्सपेंडिचर में कमी की जब बात आती है तो जो 3 एक्सपेंडिचर हैं 3 तरह के, उसमें तो कोई भी हुकूमत इस वक्त जो है वो कमी नहीं कर सकती। वो जो कर्ज़ों की अदायगी है या सूद की अदायगी, जो हमारे इंडिया के साथ अभी वार हुई उसके बाद दफा का बजट, और तीसरा जो आपको डे टू डे बेसिस पे तनख्वाहें देनी है, पेज एंड पेंशन है, तो इनको तो तीनों को कम नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही। यह है एक बड़ा तनाज़र जिसमें हम बजट बना रहे होंगे। बिल्कुल सही सर, वील कम बैक टू दिस पॉइंट। बाकी 2 मेहमानों को भी ज़रा गुफ्तगू में शामिल करें। खुर्रम हुसैन साहब, सर आपने सुनी डॉक्टर साहब की गुफ्तगू, आप इत्तेफाक करेंगे कि ये बैलेंसिंग एक्ट जो मुझे उनकी बातों से समझ आया है इस दफ़े शायद पिछले बजट से भी ज़्यादा होगा, दबाव जो होगा हुकूमत पे? अरफा, दबाव तो ज़्यादा होगा और उसकी ज़्यादा वजह होगी डिफेंस साइड पे जो रिक्वायरमेंट्स अभी आने वाली हैं, और वो डिफेंस बजट से बहुत ज़्यादा आगे जाती है बात। डिफेंस बजट जिसको हम कहते हैं, जो बजट डॉक्यूमेंट्स के अंदर दिया होता है, वो तकरीबन सारा सिर्फ सैलरीज को कवर करता है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इनकी जो तनख्वाहें होती हैं सिर्फ वो कवर करता है 90%, और कुछ उसका जो होता है फिर वो ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर के अंडर होता है, और वो ज़्यादातर जो हमारी परमानेंट किस्म की डिप्लॉयमेंट्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पे और उस किस्म की चीज़ें। लेकिन जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट होती है, मिसाल के तौर जो स्टेट ऑफ द आर्ट ऑफ एयरक्राफ्ट खरीदे जा रहे हैं, J-35 या मिसाइल डिफेंसेस, ये चीज़ें डिफेंस बजट में नहीं रिफ्लेक्ट होती, ये उसके बाद होती है। और उसके ऊपर फिर सप्लीमेंट्री ग्रांट्स आती हैं जिनको फ़िलहाल तो बंद किया हुआ है IMF प्रोग्राम के तहत, लेकिन उसके थ्रू भी फिर बजट में ओवरशूट्स होती है। अब इस वॉर के बाद काफ़ी हद तक अंदाज़ा भी हो गया लोगों को, आई थिंक जो लोग स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी में काम करते हैं जिनसे मेरी बात हुई है, और जो लोग इकोनॉमिक साइड को देखते हैं मेरी तरह, कि रिक्वायरमेंट्स अब काफ़ी ज़्यादा आएंगी वहाँ से, डिफेंस की साइड से। कितना होगा इज़ हार्ड टू से, लेकिन होएगा तो काफ़ी ज़्यादा। और उसको बैलेंस करना उस मौके पे गवर्नमेंट का काम होगा, उनको समझाना कि यस, कुछ हद तक हमें अपने डिफेंस के लिए मज़ीद रिसोर्सेज फ्री अप करनी पड़ेंगी और प्रोक्योरमेंट वगैरह को फाइनेंस करना पड़ेगा, लेकिन काफ़ी हद तक हमने डेवलपमेंट एक्टिविटी को भी जारी रखना है, इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट्स को भी मीट करना है, पावर्टी एलिविएशन को भी सपोर्ट करना है। तो इन सब के दौरान, इन सब के दरमियान एक बैलेंस स्ट्राइक करना इस साल, आने वाले साल में ज़्यादा मुश्किल होगा कंपेयर टू आउटगोइंग ईयर। आरिफा? बिल्कुल सही जी खुर्रम साहब। अली साहब, आपने दोनों मेहमानों की गुफ्तगू सुनी, और अगर खुर्रम साहब का भी क्या ही जो पॉइंट है उसको मैं आगे बढ़ाऊं तो सर, क्या फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि इस दफ़े खर्चे बढ़ेंगे, और क्योंकि वो इतने अहम खर्चे हैं और वो बढ़ेंगे, तो आर वी लुकिंग एट बिगर डेफिसिट्स
और आर यू एक्सपेक्टिंग कि जो वही बात है जो हम बार बार करते हैं कि टैक्स जो है वो तनख्वाहदार पे बढ़ रहा है क्योंकि बाकी जो सेक्टर्स हैं वहाँ हुकूमत नाकाम रही है, कि आप टैक्स कलेक्शन में कोई या मजीद बोझ देख रहे हैं उन्हीं सेक्टर्स पे, या ये कि नए सेक्टर्स को लाया जाएगा टैक्स नेट में? हाउ आर दे गोइंग टू मीट इट? या वो जो खुर्रम साहब कह रहे हैं कि इसको बैलेंस करेंगे, सर कैसे बैलेंस करेंगे? ये बात तो बिल्कुल इन सबकी ठीक है कि खुर्रम की भी और सुलेही साहब की भी कि ये जो है डिफेंस बजट आपका बढ़ेगा और उसमें नेचुरली जो है वो आपकी प्रोक्योरमेंट होगी, जो बाहर से चीजें आएंगी जिसकी बेसिस पे आपका इंपोर्ट बिल पे भी प्रेशर पड़ेगा। आप अगर याद रखें तो 2020 के अंदर FY20 के अंदर जब हमने J10 मंगवाए थे, जो हमने बड़े अच्छे इस्तेमाल किए, तो हमने तकरीबन $500-600 मिलियन का हमने एक्स्ट्रा खर्चा उस साल किया था और कोविड वैक्सीन भी आ रही थी, सारा कुछ, तो वो थोड़ा करेंसी पे प्रेशर आया था और फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ा था। तो वो थोड़ी सूरत हाल, चले कोविड तो नहीं होगी लेकिन आधी चीजें यहाँ पे कुछ ना कुछ, अब हम J35 मंगवा रहे हैं और चीजें मंगवा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ उसके हमारे अखराजात हमें नजर आएंगे इसके। अच्छा, लेकिन इस सब के बावजूद अगर मैं आपको देखूं तो ये मेरे ख्याल में बाकी चीजों के तराजे में जो बात कर रहे थे सुलेही साहब, मेरे ख्याल में खासतौर पे कि जी बाकी उन्होंने रेजिलियंस की बात की और बात की, तो मेरे ख्याल में जो पिछले 2 साल 3 साल के बजट थे, ये बजट उससे थोड़ा आसान होगा। उसकी बुनियादी वजह यह है कि जी पिछले 2 साल में हमने प्राइमरी फिस्कल सरप्लस खड़ा किया, हमने अपना डेट टू GDP को नीचे लेके गए हैं, हमारे इन्फ्लेशन नीचे आने से इंटरेस्ट रेट नीचे आए हैं, उससे हमारा जो डेट सर्विसिंग कॉस्ट वो कम हुई है और नॉन टैक्स रेवेन्यूज पे इस दफा मुझे पैसे अच्छे आते नजर आ रही हैं। स्टेट बैंक का जो रेवेन्यू है, जो पिछले साल भी 2.5 ट्रिलियन था, तकरीबन इस साल भी होगा इतना, को जो साल गुजरा है उसके नंबरों का अंदाजा है 2 से 2.5 ट्रिलियन आएगा। आपकी पेट्रोलियम प्राइसेस थोड़ी नीचे है तो उसकी वजह से आपने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा देना है, तो वहां से आपको 1.4-1.5 ट्रिलियन आ जाएगा। तो ये एक अच्छे नंबर यहाँ से जनरेट हो रहे हैं। अच्छा, दूसरा ये है कि थोड़ी आपकी इंपोर्ट पे कर रही है, प्राइसेस नीचे इंपोर्ट पे कर रही है, तो आपका जो पिछले 2 साल में जो बर्डन था वो डायरेक्ट टैक्सेस पे 50% हो गया था, तकरीबन 50% GST पे और इनडायरेक्ट टैक्सेस पे बाकी पे हो गया था। और उससे पहले 5 साल देखे तो GST और इनडायरेक्ट टैक्सेस जो थे वो 60% होते थे और डायरेक्ट 40 होता था। इंपोर्ट कम हुई, ठीक है जी, इनडायरेक्ट टैक्स कम हुई क्योंकि इंपोर्ट पे ज्यादा कलेक्ट होते हैं, और फिर आपका डायरेक्ट जिनका सुपर टैक्स है, सैलरी में ज्यादा टैक्स लगा तो ये डायरेक्ट टैक्सेस बढ़ते हैं। अब मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा शिफ्ट जो है ना हमारे हिस्टोरिक जो एवरेजेस है ना उसकी तरफ मूव करेगा और डायरेक्ट टैक्सेस में थोड़ी बहुत कमी हो सकती है। मुझे कोई इतनी नहीं होता कि शायद सुपर टैक्स कम कर दे, शायद सैलरी का सरचार्ज कम कर दे, ये कुछ चीजें कहीं ना कहीं छोटी मोटी रिलीफ मुझे लगता है यहाँ पे देंगे, इतना इनके पास रूम नजर आ रहा है।